हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आप 5000 क्वेश्चन की जो मेगा सीरीज है उसका थर्ड पार्ट तीसरा सेट लेके आए हैं। पहला और दूसरा सेट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपका जो मेगा टेस्ट सीरीज आपके यूपी पीसीएल DG2 के लिए स्पेशल चलाई जा रही है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप पहला और दूसरा सेट देख सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं तीसरा सेट, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए और निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि नहीं, हाँ आप कुछ आज पढ़ रहे हैं, कुछ आपको नॉलेज हो रहा है। और यहाँ पे स्पेशली हम एक क्वेश्चन के साथ साथ हम और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं जो आप उससे रिलेटेड होता है। तो इसलिए आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखिए प्लस साथ में आप भी सॉल्व करते चलिए। देखिए आपको कितना आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ आपके 5000 क्वेश्चन की एक मेगा सीरीज हमने चालू किया है और यह मेगा सीरीज लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो। तो हम आप शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन है कि बायो-सेवर्ट का नियम किसका सामान्य संशोधन है। तो पहले हम आंसर नहीं बताएंगे, आंसर पहले आप बताएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है और हम बाद में आपको इसको आंसर बताते हैं। पहले तो आप आंसर बताइए कि क्या आंसर इसका होगा। बायो-सेवर्ट का नियम किसका सामान्य संशोधन है, मतलब मॉडिफाई किया गया बायो-सेवर्ट का नियम। तो किसके नियम को मॉडिफाई किया गया है, तो आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखिए पहला आपका ऑप्शन जो है वो आपका है लेंज का नियम, दूसरा है एम्पियर का नियम, तीसरा है फैराडे का नियम, चौथा है किरचॉफ का नियम। इसमें से आपका कौन सा नियम है जो बायो-सेवर्ट का नियम का समान संशोधन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें जो आपका रूल है, ये आपका बायो-सेवर्ट का जो संशोधन नियम है वह नियम आपके है एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 इस पे सही होगा, एम्पियर का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम को आप एम्पियर का नियम, यही इन्हीं का संशोधन रूप है। जो आपका बायो-सेवर्ट का नियम है, एम्पियर के नियम को संशोधन करके बायो-सेवर्ट ने अपना एक रूल दिया था, जो कि अब यहाँ पे तो ये आपका हो गया एम्पियर का रूल। दूसरा मतलब इसको धारा का नियम कहते हैं। अब हम थोड़ा से इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आपका लेंज का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है। देखिए लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम बड़ा फेमस है कि यह जिसकी वजह से पैदा होता है उसी का ये विरोध करता है। मतलब विद्युत वाहक बल, जैसे इसमें आप एक फार्मूला मिलता है E= -N/d∅/dt, -N/d∅/dt। तो -N/d∅/dt का मतलब होता है कि यहाँ पे देख रहे माइनस लगा है, यही आपका माइनस लगा है। माइनस लगने का मतलब ये जो आपका विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है EMF, यह विद्युत वाहक बल जिसके कारण पैदा हो रहा है वह उसी का विरोध करता है। यह जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध करता है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम बताइए, और आपको ऑप्शन के तौर पे इस प्रकार से दे दिया जाता है E=N/d∅/dt। दूसरा आपका ऑप्शन E=-N/d∅/dt। तीसरा आपका E=d∅/dq। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन बन के मिलता है आपको। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप E=-N/d∅/dt, यही आपका है। अगर माइनस लगा है, माइनस का मतलब होता है कि यह अगर E=-N/d∅/dt है तो इसका मतलब है आप कोर्स है, यह नियम किसका होगा, यह नियम आपकी लेंज का होगा। तो लेंज का नियम E=-N/d∅/dt। देखिए d∅/dt
ई प्रोपोर्शनल डी फाई अपान डी टी, इसका मतलब होता है टाइम के सापेक्ष धारा फ्लक्स में परिवर्तन। डी फाई अपान डी टी का मतलब होता है टाइम के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन। तो टाइम के सापेक्ष ये आपका फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो माइनस जहां पे आपको ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी होगा, वह नियम आपका किसका होगा, वह नियम आपका लेंज का होता है, ठीक। तो लेंज का नियम क्या कहता है, यह लेंज का नियम विद्युत वाहक बल जिसके कारण पैदा होता है उसी का यह विरोध करता है। इसके बाद आपका फैराडे का नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है फैराडे का नियम, क्योंकि फैराडे के नियम से बहुत आपके इलेक्ट्रिकल जो मशीन है इस पे वर्क करते हैं, इनके प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। तो हम आपको फैराडे के नियम में बताते हैं विस्तृत जानकारी फैराडे के नियम में। देखिए फैराडे का दो नियम है, फैराडे ने दो नियम दिया था और हम यहाँ पे दोनों नियम को डिस्कस करते हैं। इनका प्रथम नियम था फर्स्ट, इन्होंने कहा था कि एक आप मान के चलिए फ्लक्स है और ये आपका क्या है, कंडक्टर है। ये आपका क्या है, कंडक्टर है ए बी, ठीक। तो इन्होंने बताया कि किसी सर्किट में अगर एक गति कर रहा है, मतलब फ्लक्स अगर मूव कर रहा है और यह स्टॉप है, ठीक, यह रुका हुआ है, फ्लक्स गति करेगा और आपका कंडक्टर या चालक तार अगर स्टॉप है, ठीक, तो आपका फ्लक्स कंडक्टर को काटेगा और फ्लक्स जब कंडक्टर को काटेगा तो आपका उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन्होंने बताया कि अगर फ्लक्स गति कर रहा है और कंडक्टर स्थिर है तो उसकी वजह से फ्लक्स आपके कंडक्टर को काटेगा, जिसकी वजह से कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। अगर इसका आपको एग्जाम्पल देखना है तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, यह कंडीशन आपके ट्रांसफार्मर में मिलती है। ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि बाइंडिंग जो आपकी होती है वो बाइंडिंग आपकी स्थिर होती है और इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई दिया जाता है। तो एसी का जो फ्लक्स होता है वो अल्टरनेटिव होता है, प्रत्यावर्ती फ्लक्स होता है। प्रत्यावर्ती फ्लक्स का मतलब उसका नेचर इस प्रकार से होता है, ठीक। आप प्रत्यावर्ती फ्लक्स है अर्थात इसमें क्या है कि जो यही आपकी बाइंडिंग अर्थात कंडक्टर यह आपका क्या है, स्थिर है, और ये जो अल्टरनेटिव फ्लक्स है यह फ्लक्स गति कर रहा है। तब यही फ्लक्स इस कंडक्टर को क्या करेगा, काटेगा, और जब यही कंडक्टर कटेगा तो इसी कंडक्टर में क्या आ जाता है, विद्युत वाहक बल। तो फ्लक्स मूव कर रहा है और कंडक्टर स्टॉप है, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है, ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका इन्होंने नेक्स्ट बताया कि अगर ये आपका फ्लक्स और ये आपका कंडक्टर चालक तार ए बी, अब इन्होंने बताया कि अगर यह मूव कर रहा है, मान लीजिए कि आपका क्या मूव कर रहा है, कंडक्टर, और फ्लक्स क्या है, स्टॉप है, स्थिर है। अगर फ्लक्स स्थिर है और कंडक्टर आपका मतलब चालक तार आपका घूम रहा है, तो फिर चालक तार अब क्या होगा कि चालक तार फ्लक्स को काटेगा। अभी जो मूव करेगा वही तो काटेगा। तो चालक तार क्या करता है, फ्लक्स को काटता है, और जब फ्लक्स कटेंगे तो इसी चालक तार में आपका क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ठीक। तो अभी आपने देखा कि इनका जो पहला नियम है, इन्होंने पहले नियम में बताया कि चाहे फ्लक्स गति करे चाहे कंडक्टर गति करे, दोनों में से कोई एक गति करता है तो एक दूसरे को काटते हैं, जिसकी वजह से विद्युत वाहक बल पैदा होता है। और अगर आपको फ्लक्स गति स्थिर है, कंडक्टर मूव कर रहा है, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल अगर देखना है तो आप जाइए जनरेटर पर, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए डीसी जनरेटर में क्या होता है, आपका जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में जो बाइंडिंग होती है वो आपकी मूव करती है प्राइम मूवर से, प्राइम मूवर आपके आर्मेचर को घुमाता है, और उसके जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल से जो आपकी मैग्नेट अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ये आपकी क्या होती है, स्थिर होती हैं। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं स्थिर होती हैं तो यही आपका जो इस आर्मेचर है, इसमें जो कंडक्टर है, यही तो आपके फ्लक्स को काट रहा है, और फ्लक्स कटता है तो इसी आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल। और डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कैसा विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, तो वह आपका एसी नेचर का होता है,
इसको आप विशेष ध्यान में रखिएगा कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में विद्युत वाहक बल जो पैदा होता है वह एसी होता है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करते हैं डीसी में किसके माध्यम से, कम्यूटेटर या स्प्लिट अप रिंग लगा के कम्यूटेटर के माध्यम से इसको कन्वर्ट करते हैं। अब कम्यूटेटर की अगर अब बात आ गई तो थोड़ा सा हम कम्यूटेटर को बता दें। देखिए कम्यूटेटर ऐसे होता है, कम्यूटेटर का मतलब स्प्लिट अप, इसको दो भागों में विभक्त किया जाता है। और कम्यूटेटर बना किसका होता है, तो कम्यूटेटर आपके हार्ड रॉड कॉपर का बना होता है। देखिए C1 ये आपके कम्यूटेटर है C2, और इसको बीच में कटा होता है और बीच में यहाँ पे माइका रखा जाता है। माइका क्या करता है, इस कम्यूटेटर के दोनों सेगमेंट को अलग करता है, ठीक, ताकि यह आपके हर आधी साइकिल के बाद जैसे आपकी मूव करेगी, हमेशा चूंकि जनरेटर आपका 360 पे मूव करता है, तो हमेशा ये क्या होगा, आधे 180 अंश के बाद पहले C1 कनेक्ट होगा, फिर आपके C2 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपका कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो फैराडे का ये पहला नियम था। अब हम आपको बता रहे हैं कि फैराडे का दूसरा नियम क्या है। देखिए फैराडे का दूसरा नियम है E बराबर N डी फाई अपान डी टी। E बराबर N डी फाई अपान डी टी। तो यहाँ पे E बराबर N, E प्रोपोर्शनल N मतलब नंबर ऑफ टर्न, जितना आपके तार का घुमाव होगा वही नंबर ऑफ टर्न होता है। और E प्रोपोर्शनल डी फाई अपान, ये आपका प्रोपोर्शनल आपके यही हटता है, तो डी फाई अपान डी टी, ठीक। अगर E प्रोपोर्शनल N है, E प्रोपोर्शनल N का मतलब क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, मतलब टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी, तो EMF का मान, विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा होगा। अगर टर्नों की संख्या कम होगी तो विद्युत वाहक बल का मान कम होगा। दूसरा है कि E प्रोपोर्शनल डी फाई अपान डी टी। डी फाई अपान डी टी का क्या मतलब है, डी फाई अपान डी टी का मतलब है कि टाइम के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन। तो टाइम के सापेक्ष फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल का मान उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक इससे आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें अप्लाई होता है ट्रांसफार्मर में। जैसे ट्रांसफार्मर में एक आपका ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका जो सेकेंडरी का वोल्टेज होता है Vs ग्रेटर देन Vp, सेकेंडरी का वोल्टेज Vs ग्रेटर देन Vp, और जो आपके ये Ns सेकेंडरी के टर्नों की संख्या प्राइमरी की टर्नों की संख्या से ज़्यादा होती है। जैसे ट्रांसफार्मर का हम शार्टली आपको परिचय करवा दे रहे हैं। देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक, यह आपका ट्रांसफार्मर जिधर से सप्लाई देंगे उधर आपकी प्राइमरी साइड हो जाएगी, ये इधर लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो सेकेंडरी साइड हो गई। तो अब यही क्या है कि जिधर आप नंबर ऑफ टर्न, आपको यहाँ पे पता है ना, N प्रोपोर्शनल EMF या विद्युत वाहक भी N प्रोपोर्शनल भी, तो जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उधर आपकी, जैसे इधर टर्नों की संख्या ज्यादा है तो इधर विद्युत वाहक बल आपका क्या होगा, EMF आपका वोल्टेज ज्यादा होगा। इधर टर्नों की संख्या कम है तो यहाँ EMF कम होगा। तो इनके फैराडे के सेकेंड रूल से हम इसको पता करते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका मतलब सेकेंडरी की टर्नों की संख्या ज्यादा होगी। प्राइमरी का वोल्टेज कम होगा, इसका मतलब प्राइमरी की टर्नों की संख्या कम होती है। अब इसी में दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें आपको बता रहे हैं कि जो स्टेप डाउन की बात होती है, स्टेप डाउन जो हमारा स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम सुने होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें Vp ग्रेटर देन Vs और Ns ग्रेटर देन Np। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्राइमरी में वोल्टेज का मान ज्यादा है, इसका मतलब प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा है। और यही इसी का उल्टा करंट उल्टा हो जाता है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। Is ग्रेटर देन Ip, मतलब सेकेंडरी की धारा ज्यादा होगी, सेकेंडरी की धारा ज्यादा हो रही है, इसका मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल 1/I, धारा ज्यादा तो वोल्टेज कम। एक चीज और आपको यहीं पे हम बता दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे आपके 400 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, ठीक,
700 हर्ट, आपके 50 हर्ट। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस बताइए कि ये आपका 400 हर्ट का एक ट्रांसफार्मर है, 500 हर्ट का एक ट्रांसफार्मर है, 700 हर्ट का एक ट्रांसफार्मर है और एक 50 हर्ट का ट्रांसफार्मर है। तो इसमें बताइए कि आपका किस ट्रांसफार्मर की साइज सबसे बड़ी होगी, किस ट्रांसफार्मर की साइज सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो जिस देखिए फ्रीक्वेंसी एफ प्रोपोर्शनल होता है आपका ए 1/a, 1/a का मतलब एरिया। ठीक, अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी साइज कम होगी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी साइज सबसे कम होगी। तो सबसे छोटा ट्रांसफार्मर आपका क्या है, 700 हर्ट। 700 हर्ट का जो ट्रांसफार्मर है इसकी साइज सबसे छोटी होती है। और जो हमारा 50 हर्ट, आप देख रहे हैं सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो इसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी। 50 हर्ट का ट्रांसफार्मर, इसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा उस ट्रांसफार्मर की साइज उतनी ही कम। जिस ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी जितनी कम उस ट्रांसफार्मर का साइज उतना ही कम। इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं आपको किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का 2 नियम है, एक आपका है केसीएल और एक आपका है केवीएल। ठीक है, तो केसीएल आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है और केवीएल आपके ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा किसके बराबर है। 1 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 3600, दूसरा है 860 की किलो कैलोरी, 3600 वाट, 8186 4186 जूल। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपका जो होगा सही वह होता है इसमें जो सही होगा आपका वो 1 किलोवाट बराबर होता है 860 किलो कैलोरी। 1 किलोवाट बराबर 860 किलो कैलोरी ऊर्जा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 किलोवाट बराबर 860 किलो कैलोरी ऊर्जा। और यह क्वेश्चन आपका बार बार पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए अगर यही चीज आपके 1 किलोवाट बराबर 3600 जूल, ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होगा 3600 जूल, इसको तुरंत क्लिक करेंगे, कहेंगे 3600 जूल तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3600, सॉरी 1 किलो वाट 36 गुणे 10 की घाते 5 जूल। ठीक, 1 किलो वाट आवर बराबर 36 गुणे 10 की घाते 5, 36 गुणे 10 की घाते 5 जूल होता है। यही आपके 3600 जूल दिया गया है, ये गलत है। या इसको हम 36 गुणे 10 की घाते 5 जूल, ठीक, या इसी को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। ठीक, इसी को हम वाट सेकेंड भी बोलते हैं, वाट सेकेंड। तो पहला आपका 1 किलो वाट बराबर 860 किलो कैलोरी होता है और दूसरा 1 किलो वाट बराबर 36 गुणे 10 की घाते 5 जूल, या 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है, या 3.6 गुणे 10 की घाते 6 वाट सेकेंड, इसको वाट सेकेंड में भी बोला जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, और ये 23 नंबर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
23 नंबर में है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श, जिसको आदर्श बोलते हैं, आदर्श वोल्टेज सोर्स और एक आदर्श धारा सोर्स के आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। जो स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, 0 और इनफाइनाइट, दूसरा है 1 और 0, तीसरा है इनफाइनाइट इनफाइनाइट, चौथा है 0 0। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से देखिए हम बता रहे हैं आपको, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वह आपका है पहला ऑप्शन सही होगा, 1 0 और इनफाइनाइट। पहला ऑप्शन सही होगा 0 और इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका आदर्श वोल्टेज सोर्स और आदर्श धारा सोर्स, इसका जो आपका ऑप्शन सही है पहला सही है। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बताते हैं। देखिए ये आपका एक ए अगर सिंबल बना है इस प्रकार से, ठीक, यह आपका सिंबल है किसका, वोल्टेज सोर्स का। और अगर इस प्रकार से सिंबल बना है, यह आपका सिंबल किसका है, यह है धारा स्रोत का। ठीक, यह आपका करंट सोर्स का है। अभी हम इसका एक लेक्चर लेके आएंगे तो पूरी डिटेल में बताएंगे। करंट सोर्स, यह आपका करंट सोर्स है, यह सिंबल आपका अगर इस प्रकार से कहीं पे मिलता है, और यह आपके जो है कांस्टेंट आपका होता है, वेरिएबल नहीं होता है। यह कांस्टेंट करंट सोर्स या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे होता क्या, अगर यही चीज़ आइडियल हो जाए, जब हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है, जैसे एक आपकी बैटरी है, ये बैटरी है और यह बैटरी आपके इस लोड को सप्लाई दे रही है। ठीक, आप इस लोड में सप्लाई, अर्थात बैटरी से आप मान लीजिए लोड है, अब इस लोड के रूप में आप कुछ भी यूज करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे फैन लगा दिए हैं, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैटरी आपको मैक्सिमम वोल्टेज दे, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज दे। लेकिन क्या होता है कि जो बैटरी होती है इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का भी कुछ अपना आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर यही 0 हो जाए, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो बैटरी जो है टोटल वोल्टेज आपके लोड को देगी। लेकिन ये तो आइडियल की बात हो रही है, आइडियल में तो आपके जो सोर्स है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम 0 मानते हैं, होता भी है, लेकिन हमें आइडियल सोर्स तो कहीं मिलता नहीं है, हमें प्रैक्टिकल मिलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आदर्श वोल्टेज सोर्स की बात की जा रही है। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स अगर है तो अगर उसमें आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाता है। आदर्श वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो अब यह बैटरी आपके मैक्सिमम वोल्टेज को देगी। दूसरा, इसमें आपके, अब हम आइडियल करंट सोर्स की बात करते हैं। जैसे आपका आइडियल करंट सोर्स है, ठीक, आइडियल करंट सोर्स है। अब यह आइडियल करंट सोर्स से आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि यह आपके करंट की वैल्यू मैक्सिमम दे। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स। तो अब इसमें क्या होता कि अगर इसका जो आइडियल करंट सोर्स होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह आपका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट, आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आप आइडियल की बात कर रहे हैं और होता आपका प्रैक्टिकल में। तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना होके कुछ ना कुछ, प्रैक्टिकल अगर आपका करंट सोर्स होगा तो उसका कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, लेकिन इसको हम आइडियल में मानते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 हो जाता है। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस पाया जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस धारा का विरोध करता है, तो फिर लोड, जैसे अगर इस आइडियल सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स में अगर कुछ रेजिस्टेंस है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसमें धारा कुछ कम जाएगी। अगर यही चीज़ आपका आइडियल करंट सोर्स होता तो यह पूरी की पूरी धारा लोड को देता।
चलिए, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह आपका 0 होता है और आइडियल करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंडक्टर, विद्युत कंडक्टर की प्रतिरोधकता, कंडक्टर की प्रतिरोधकता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी की बात की जा रही है, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, इसको आप जानिएगा। विशिष्ट, अगर यही कहता चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, चाहे कहता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों एक ही चीज है। या किस विद्युत प्रतिरोधकता इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है किससे? तापमान से, प्रेशर से, मटेरियल से, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें जो आपका सही होगा वह आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वह आपके तापमान पर भी निर्भर करती है, प्रेशर पर भी निर्भर करती है, आपके मटेरियल पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव सब होंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अब प्रतिरोधकता का मात्रा वगैरह तो आपको पता ही होगा, मात्रा के ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 25 नंबर 25 नंबर में आपका है किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक होता है? किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक होता है? तो किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक होता है भाई? पहला ऑप्शन आपका है सिरेमिक, आयल, सीसा, वैक्यूम। तो इसमें किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक होगा? चलिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपका ऑप्शन सही है सिरेमिक। सिरेमिक इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन चारों में से सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक रखने का क्या फायदा है? ठीक, सबसे अधिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होगा? तो आपके सबसे अधिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी सिरेमिक की। ठीक, यह आपका इसी सिरेमिक का प्रयोग करके हम एक कैपेसिटर का निर्माण का, सिरेमिक कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, कैपेसिटर की दो प्लेटें प्लस माइनस होती, बीच में हम सिरेमिक रखते हैं। यह आपकी, क्योंकि यह इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो अब हम एक कैपेसिटर का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक, आयल का भी यूज करके हम कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। और एक आपका वैक्यूम का मतलब होता है प्लेटों के बीच में आपकी कुछ ना हो, ठीक, कंडक्टिंग मटेरियल तो कंडीशन रखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 26 डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? परावैद्युत सामर्थ्य। इसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। हिंदी में क्या बोलेंगे? परावैद्युत सामर्थ्य की यूनिट क्या होती है? तो पहला आपका है वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा है वोल्ट स्क्वायर प्रति मीटर, तीसरा है मीटर प्रति वोल्ट, चौथा है आल सभी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन आपका सही है, हम बता रहे हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वह वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति एमएम, ठीक, कुछ भी होता है। जैसे आपके इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर से आपके 30 kV प्रति एमएम, यही आपकी परावैद्युत सामर्थ्य है। इसका मतलब है कि यह आपका डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत सामर्थ्य जितना ज़्यादा होगा, ठीक, वह आपका उतना ही अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। जितना ही आपके परावैद्युत सामर्थ्य ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है 27 नंबर
27 नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इसमें बताइए इसका क्या होगा आंसर। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, खींचकर लंबाई 2 गुना कर दिया जाता है तो नए तार का प्रतिरोध बताइए, नए तार का प्रतिरोध बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका है 4R, दूसरा 3R, तीसरा 2R, चौथा आपका है 8R या 8R। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको। इसका जो सही होगा वह आपका सही होगा 4R। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या होगा? 4R। ठीक, देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आता है कि R प्रोपोर्शनल L होता है, R प्रोपोर्शनल L, अर्थात चालक तार की लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाता है। जैसे जितना हम लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। सही चीज है, गलत नहीं है। लेकिन उसमें आप टर्म और कंडीशन देखिए। देखिए टर्म क्या कह रहा है कि खींच कर लंबाई दोगुना की जा रही है। अगर यही खींच कर काट दिया जाए, कह दिया जाए कि एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध बताइए, तब आपके प्रतिरोध का मान आ जाता है 2R। ठीक, लेकिन अगर इसमें ऐड कर दिया है खींच कर लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है, इसका मतलब होता है जब खींच कर आप लंबाई को 2 गुना करेंगे तो जो नए तार का प्रतिरोध बनता है वह आपका बनता है 4R। देखिए इसका फार्मूला होता है, जो नया तार है Rn बराबर n गुना, जितने गुना आप खींचेंगे उसी का स्क्वायर इंटू R1। ठीक, यह फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। Rn मतलब कि नए तार का प्रतिरोध जो बनेगा, ये कंडीशन किसकी है? जब खींचकर बनाया जाएगा, खींचकर तार को जब खींचा जाएगा तब यह फार्मूला आपका यूज होगा। जैसे इसमें क्या है कि इसमें तार को खींचकर 2 गुना कर दिया गया है, तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं। पहले तार का प्रतिरोध कितना था? R था, तो यहीं पे आपका आंसर आ गया नए तार का प्रतिरोध 4R। अगर यही खींचकर 3 गुना कर दिया जाता तो कितना होता? तो 9R हो जाता, क्योंकि 3 का स्क्वायर इंटू R बराबर 9R। ठीक, अगर यही खींचकर 5 गुना कर दिया जाता तार, तो नए तार का प्रतिरोध Rn क्या आपका हो जाता? 5 का स्क्वायर इंटू R। ठीक, तो खींचकर जब आपका पूछेगा तो आप n स्क्वायर इंटू R करेंगे। और लेकिन अगर डायरेक्ट कहता है कि तार की लंबाई बढ़ा दी गई है, 5 मीटर थी लंबाई 10 मीटर कर दी गई है, लंबाई 2 गुना कर दी गई है, तब आप डायरेक्टली जैसे कहा था कि लंबाई 2 गुना कर दी गई है, तो आप प्रतिरोध बताइए, नए तार का प्रतिरोध 2R हो जाता है। या लंबाई को 4 गुना कर दिए, खींच कर नहीं, वैसे डायरेक्ट खींच कर कहेगा तब तो दूसरा इसका मैटर हो जाता है। ठीक, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? 4 सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 27 के बाद 28 नंबर, और 28 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम इफिशियंसी कितने लोड पर होती है? अधिकतम इफिशियंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कितने लोड पर होती है? पहला है एट नो लोड, एट 50% लोड, एट 80% लोड, एट फुल लोड। इन चारों में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इन चारों में से सबसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम आपको बता रहे हैं। इसका जो ऑप्शन सही है वह आपका है एट 50% लोड। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम इफिशियंसी होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी, वह कितने पे मिलती है? 50% लोड। देखिए 50% लोड का मतलब आप समझिए, 50% लोड का मतलब होता है कि आधा लोड को क्या कर दिया गया है? लोड को आधा कर दिया गया है, तो आधे लोड पर ये कंडीशन मिलती है।
तो यहाँ पे एक बात आ जाती है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर था। अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात करता, पावर ट्रांसफार्मर की बात करता और इसकी इफिशियंसी पूछता कि कितने लोड पर होती है, तो इसकी इफिशियंसी नियर फुल लोड, नियर फुल लोड, जो इसकी इफिशियंसी आपको अधिकतम मिलती है वह फुल लोड पे, लगभग आपकी फुल लोड पे मिलती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मिलती है वह आपके एट ए 50% लोड पे मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29। में 29 का आंसर बताइए। ट्वेंटी नाइन का आंसर आपका क्या होगा? देखिए 29, द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट। पावर ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होता है? पहला आपका है वोल्टेज, दूसरा आपका है करंट, तीसरा है मेन फ्लक्स, चौथा है पावर, पांचवा आपका है 3 और 4 दोनों। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हम बता रहे हैं आपको, इसका जो आपका ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 5। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका पावर और मेन फ्लक्स दोनों कांस्टेंट होते हैं। पावर और मेन फ्लक्स दोनों कांस्टेंट होते हैं। पावर भी कांस्टेंट होता है और मेन फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है। मेन फ्लक्स, ठीक। तो ट्रांसफार्मर में पावर भी कांस्टेंट होता है और मेन फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा और हम बता दे रहे हैं, देखिए ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। जितना पावर हम प्राइमरी में देते हैं ट्रांसफार्मर के और उतना ही पावर हमें सेकेंडरी में मिल जाता है। ठीक, हम ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहाँ पे आप जानिए कि ट्रांसफार्मर में हम जितना इनपुट पावर देंगे आउटपुट में हमें उतना पावर मिलती है। दूसरा, ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे उतना ही हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पावर फिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, लेकिन जो वोल्टेज हमारा है और करंट यह आपका क्या होता है? परिवर्तित होता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट परिवर्तित होता है, पावर और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 30 नंबर। चलिए, एक आदर्श वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए? एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए? स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस, लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो बताइए इसका आंसर क्या, कौन सा सही होगा? इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा? चलिए इसको हम बता रहे हैं कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। एक आदर्श जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होगा? 0। उस सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह आपका क्या होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस वह आपका क्या होना चाहिए? 0। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।